हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फ्लैमिंगो बुक से सेकंड चैप्टर और हमारे चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। यहाँ पर जो चाइल्डहुड है उसके स्टॉलिन की ये स्टोरी दी गई है, जिसकी ऑथर है एनीस जंग। उन्होंने बताया है कि किस तरह से बच्चों के बचपन को चुरा लिया जाता है अर्निंग के लिए। वहाँ पर उनके पेरेंट्स भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और दूसरी और परिस्थितियाँ होती हैं जिनकी वजह से बच्चे जो है अर्निंग करने लग जाते हैं उनकी स्टडी की एज में, और किस तरह से वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं जो वो चाहते हैं। और यहाँ पर जो स्टोरी बताई गई है, सेकंड स्टोरी में मुकेश के बारे में बताया गया है, जो उन्हीं में से एक बच्चा है, लेकिन वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जानेंगे। जो हमारी ऑथर है उनका नाम है एनीस जंग। 1964 में उनका राउरकेला में जन्म हुआ था। तो देखिए, उन्होंने अपना बचपन और अपना जो बुढ़ापा है, जब वो बड़ी हुई थी तो उन्होंने हैदराबाद में गुजारा है। तो देखिए, राइटर के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे पढ़ते हैं और जान लेते हैं। देखिए, यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। समथिंग आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज। गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा। तो देखिए, यहाँ पर कोई कह रहा है कि कभी कभी मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है इस कूड़े में। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब, whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड। तो देखिए, यहाँ पर जो नरेटर है एनीस जंग है, वो कहती हैं, वो पूछती हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो। जब मैंने साहिब से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो देखिए, साहिब एक ऐसा लड़का है जो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और कूड़ा बीनने के लिए वो राइटर के आसपास आता है। तो जो नरेटर है वो कह रही हैं कि जब वो हर रोज़ सुबह मुझे जो है कभी कभी जो साहिब था वो मिल जाया करता था कूड़े से कुछ चीज़ें ढूंढने के लिए। वो गोल्ड कह रही हैं, बट वहाँ पर गोल्ड नहीं मिलता है, लेकिन जो चीज़ अर्निंग के लिए मिल जाए वो उनके लिए गोल्ड होती थी। तो उनसे पूछती हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने अपने घर को बहुत समय पहले ही छोड़ दिया था। सेट अमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। तो देखिए, ढाका में वो आकर बस, पहले उनका घर कहाँ पर हुआ करता था? ढाका में हुआ करता था। वहाँ पर ग्रीन फील्ड हुआ करते थे। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। और उसे उसका घर जरा भी याद नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे दियर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। तो देखिए, उसकी माँ ने बताया है उसको कि जैसा हमने पढ़ा उसे तो याद ही नहीं है। उसकी माँ ने बताया कि काफ़ी तूफ़ान आते थे जिससे कि उनके घर और जो उनके खेत हुआ करते थे जिसमें फसल वो ग्रो करते थे वो बह जाया करते थे। दैट इज़ वाई दे लेफ्ट। और यही कारण है कि उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन अ बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और इसलिए उन्होंने छोड़ा क्योंकि वो गोल्ड की तलाश में, गोल्ड यहाँ पर घुमा फिरा कर देखिए अर्निंग को कहा गया है कि वो अर्निंग करना चाहते थे, इसलिए वो अब आकर शहर में रहने लगे थे। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। तो देखिए, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मेरे पास और करने को कुछ है ही नहीं। गो टू स्कूल, आई से ग्लेली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो देखिए, होलो मतलब बेकार की मैं उसे एडवाइस दे रही थी। मैं जानती थी कि इसका कोई मतलब नहीं है उनके लिए, फिर भी मैंने उससे कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। देयर इज़ नो स्कूल माई नेबरहुड, वैन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो देखिए, साहिब सामने से जवाब देता है कि मेरे आस पड़ोस में तो कोई स्कूल नहीं है, जब कोई स्कूल होगा तो मैं चला जाऊंगा। तो देखिए, इस तरह से एनीस जंग और साहिब के बीच में बातें हो रही हैं। एनीस उसे कहती है कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, और वो कहता है कि मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, मैं इसलिए स्कूल नहीं जाता हूँ और मैं यहाँ पर गोल्ड की तलाश में आता हूँ। यानी कि वो कूड़ा बीनता है वहाँ पर। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? आई आस्क हाफ जोकिंग। यस ही सेज स्माइलिंग बॉडली। तो देखिए, वो ज़ोर से हंसते हुए मुझे कहता है, मैं उससे पूछती हूँ कि अगर मैं स्कूल शुरू करूँ क्या तुम स्कूल आओगे? तो देखिए, वो मुझे हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं स्कूल आऊँगा। अ फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। एक दिन मैंने उसे देखा कि वो मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। इज़ योर स्कूल रेडी? और क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर अ बिल्ड अ स्कूल। तो देखिए, बहुत लंबा समय लगता है कि स्कूल को तैयार करने में। आई से एम्बेरेस्ड
एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन। तो देखिए मुझे उस चीज़ पर शर्मिंदा भी मैं होती हूँ, क्योंकि मैं समझती थी इस बात को कि जो वादा मैंने उससे किया था उसका कोई मतलब नहीं था, यानी कि मैं स्कूल नहीं बना पाऊँगी। बट promises like mine around in every corner of his bleak world। लेकिन उसका जो अंधकार भरा संसार है उसमें ऐसे बहुत सारे promises लोग उससे करते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, मतलब कहीं महीने गुजर जाते हैं उसको जानते हुए। आई आस्क हिम इज नेम, मैंने उसका फिर नाम पूछा तो उसने मुझे क्या नाम बताया, साहिब आलम। ही अनाउंस, उसने बताया कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज़ नॉट नो व्हाट इट मीन्स। तो देखिए इतना मतलब है कि वो अपने नाम के मतलब को भी नहीं समझता कि साहिब आलम का मतलब क्या है। इफ़ न्यू इट मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीव इट। तो देखिए उसे वो बताती है कि अगर पहले तो वो अपने नाम का मीनिंग नहीं समझता, अगर उसे बताया भी जाए तो उसे विश्वास नहीं होगा कि उसके नाम का मीनिंग क्या है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे इस ब्रह्मांड का भगवान। Unaware of that his name represents, he roams the streets with his friends। तो देखिए वो मतलब अनजान है उसके नाम क्या रिप्रेजेंट करते हैं इस बात से, तो वो अनजान है और वो गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है, ऐसे ही फालतू में घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट्स हु अपीयर्स लाइक अ मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर्ड एट नून। तो देखिए वो बच्चे जो हैं नंगे पैर घूमते हैं और वो मॉर्निंग बर्ड की तरह आते हैं और इवनिंग दोपहर में वो कहीं पर खो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ दैम। तो मतलब महीने ऐसा होने लगा कि ओवर द मंथ्स कई महीनों में मैं उन सब के नाम से उन्हें पहचानने लगी। वाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। वो कहती है उनमें से मैंने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग डैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली। बहुत ही साधारण तरीके से उसने जवाब दिया कि मेरी मदर जो है सेल्फ के ऊपर से उन्हें मुझे उतार कर देती ही नहीं है। इवन इफ सी did not will throw them off at mothers who is wearing socks that do not match। तो देखिए अगर even if she did he will throw them off। तो देखिए वो उन्हें मतलब फेंक भी देते हैं। एड्स अनदर, दूसरे ने जवाब दिया, हु इज़ वियरिंग शूज़, जिसने जूते पहन रखे थे, दैट डू नॉट मैच, जो कि मैच नहीं कर रहे थे, यानी कि हम कह सकते हैं वो देखने में थोड़े डिफरेंट थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने उस पर कमेंट किया, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, उसने अपने पैरों को पीछे छिपा लिया और कुछ नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज़ सेज द थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन अ पेयर ऑल हिज लाइफ। तो देखिए उनमें से एक और तीसरा लड़का था, उसने कहा कि मुझे जूते चाहिए और उसने कभी भी अपने जीवन में जूतों के एक जोड़े को नहीं देखा था, उसके पास थे ही नहीं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन द सिटीज़ ऑन विलेजेस रोड्स। तो देखिए वो कह रहे हैं कि जब भी मैं कभी किसी भ्रमण पे होती थी तो मैंने कंट्री में देखा है कि बच्चे जो हैं बेयर फुट रहते थे, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो चाहे गांव की सड़कें हों। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट। तो देखिए ऐसा नहीं कि पैसे की कमी की वजह से वो उसे ट्रेडिशन कहते थे। इज़ वंस एक्सप्लेनेशन, एक ने ऐसा एक्सप्लेन किया कि ये हमारा ट्रेडिशन है, हालांकि ये कोई ट्रेडिशन नहीं होता है लेकिन वो ऐसे ही एक्सप्लेन करता है। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे द प्रीपेक्चुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो देखिए मैं जानती थी कि ये कोई ट्रेडिशन नहीं है, ये एक बहाना है, ये मतलब एक एक्सक्यूज़ दे रहे हैं वो कि हमारी ये ट्रेडिशन है कि वो अपनी गरीबी को कहीं ना कहीं छुपाना चाहते हैं। आई रिमेंबर स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। तो देखिए वो एक स्टोरी के बारे में बताते हैं कि किसी ने उसे, एक आदमी ने उसे बताई थी वो कहानी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, क्योंकि वो छोटा लड़का हुआ करता था, वो एक पुराने टेम्पल में जाता था। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रिस्ट, वहाँ पर उसके पिता जो है एक पुजारी हुआ करते थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर द पेयर ऑफ अ शूज़। तो देखिए वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर मंदिर के सामने रुकता और जूतों के लिए प्रार्थना करता। 30 years later I visited this town and the temple
अब वो कह रही है कि 30 साल के बाद मैं उस टाउन में और टेम्पल में गया, विच वॉज नाउ ड्रोन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन आइसोलेशन। तो देखिए वहाँ बिल्कुल खालीपन सा दिखाई दे रहा था। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट। अब वहाँ पर एक नए पुजारी रहा करते थे। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर। वहाँ पर रेड कलर की और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर रखी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसने, जो काफ़ी छोटा था, उसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वियरिंग शूज़ एंड सॉक्स। उसने जूते और जुराबे दोनों पहन रखी थी। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रो हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड। पेंटिंग का मतलब होता है हाँफते हुए। वो हाँफते हुए वहाँ पर पहुँचता है और उसने अपने बैग को फोल्डिंग बैग के ऊपर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय। लड़के को देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द goddess when he had finally got a pair of shoes। तो देखिए उसे वही लड़का याद आता है जो कभी प्रार्थना किया करता था गॉडेस से पेयर ऑफ शूज़ के लिए। लेट मी नेवर लॉस दैम। और कि मुझे वो कभी ना खोए। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। और गॉड ने उसकी प्रेयर को सुन लिया। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वॉर शूज़। अब प्रिस्ट का जो बेटा था वो जूते पहन रहा था। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नाइबरहुड रिमेन शूज़लेस। लेकिन अभी भी मेरे जो नाइबरहुड थे, नाइबर में जो रहने वाले बच्चे थे, वो अभी भी ऐसे थे जिनके पास जूते नहीं थे। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically। तो देखिए वो कह रहे हैं कि मेरी एक परिचित हैं विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड मी टू। मैं उनके साथ सीमापुरी गई। अ प्लेस, वो एक ऐसी जगह है जो दिल्ली में है, दिल्ली के किनारे पर अभी भी काफ़ी दूर है। दोज हु लिव्ड हेयर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम द बांग्लादेश बैक इन 1971। वहाँ पर वो लोग रहते हैं जो बांग्लादेश से आए हैं 1971 में। साहिब फैमिली इज़ अमंग दैम। साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज दैन अ वाइल्डरनेस। तो देखिए उस समय पर सीमापुरी जो है बिल्कुल वहाँ पर जंगल हुआ करता था। इट स्टिल इज़, वो अभी भी है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन अभी वो इतना खाली नहीं है जितना पहले हुआ करता था। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टीन टर्पलिन्स डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर। तो देखिए वहाँ पर कुछ छतें डाल दी गई हैं जो तिरपाल की बनी हुई हैं, लेकिन वहाँ पर पानी के निकलने की, नालियों की कोई सुविधा भी नहीं है, रनिंग वाटर की कोई सुविधा नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर्स। और वहाँ लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड here for more than 30 years without an identity। देखिए उनकी कोई पहचान नहीं है और वो वहाँ पर 30 सालों से भी ज़्यादा समय से रहते हैं। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड। तो देखिए उन्हें कोई परमिशन नहीं है वहाँ पर रहने की, लेकिन उनके पास राशन कार्ड्स हैं। दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोट्स। और राशन कार्ड वहाँ पर क्यों है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो इसलिए दिए गए हैं जिससे कि उन्हें अधिकार मिल सके वोट देने का। तो देखिए यहाँ पर ये भी दर्शाया गया है जो नेता लोग हैं वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश कहीं ना कहीं दी जा रही है। लिस्ट एंड अनेबल दैम टू बाई ग्रेन्स। अब वोट तो वो कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ वो ग्रेन्स को बाई कर सकते हैं जो ईजिली चीपली मिल जाते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। तो देखिए उनकी खुद की पहचान तो कुछ है नहीं, लेकिन उनके लिए फूड जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आइडेंटिटी से। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्किंग stomach, we would rather live here than the field that give us no grains। See a group of women in the tattered sarees। तो देखिए यहाँ पर कुछ औरतों का झुंड है जिन्होंने, टैटर्ड साड़ी का मतलब होता है फटी हुई साड़ियाँ, जिन्होंने फटी हुई साड़ियाँ पहन रखी हैं। वो हमें क्या कहती हैं, जब इनसे बातें की जाती हैं तो वो कहती हैं कि अगर हम अपनी फैमिली को खाना दे सकते हैं और बिना मतलब पेट में दर्द हुए, भूखे पेट वो सोते थे,
बिना पेट में दर्द हुए अगर वो बिस्तर पर जाते हैं तो हमें ऐसे खेतों का और ग्रेन्स का क्या करना है। तो एक ग्रुप जो है वुमेन का, जिनकी फटी हुई साड़ियाँ हैं, वो इस बात को बताती हैं। व्हेन आई आस्क दैम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, जब उनसे मैं ये पूछती हूँ कि उन्होंने अपने सुंदर से उस फील्ड को, रिवर्स को क्यों छोड़ दिया जो बिल्कुल ग्रीन हुआ करते थे। व्हेन एवर दे फाइंड फूड दे पिच दियर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम। तो देखिए वो यही बात पूछती हैं कि वहाँ पर तुम्हें खाने पीने के लिए भी मिल जाता था। वो कहते हैं कि जहाँ पर भी हमें खाना मिल जाता है हम वहीं पर अपने टेंट को लगा लेते हैं और वो हमारे ट्रांजिट होम बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, और बच्चे भी वहीं पर बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और वो पेरेंट्स के साथ हाथ बटाने लगते हैं उनके सर्वाइवल में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और वो कहती हैं कि सीमापुरी में रहने का मतलब है हमें रैग पिकिंग करना ही पड़ेगा और कोई काम उनके पास नहीं है। दो द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, मतलब सालों से वो इस काम को करते चले आ रहे हैं, काफ़ी स्किल हो गए हैं वो इसे करने में। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, और जो गार्बेज है उनके लिए वो गोल्ड की तरह है। इट इज़ दियर डेली ब्रेड, ये उनका रोज़ का ब्रेड है। और रूफ ऑफ दियर हेड, और जो उनके सर के ऊपर की वो छत है। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, तो देखिए वो कह रहे हैं भले ही वो छत कैसी है, टपकने वाली है, लीक करने वाली है, बट फॉर द चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। अब पेरेंट्स के लिए तो ये क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, रहने के लिए जगह है, लेकिन बच्चों के लिए इससे कुछ ज़्यादा है। अब पढ़ते हैं बच्चे इसके बारे में अपनी क्या थिंकिंग रखते हैं। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, तो देखिए यहाँ पर जो साहिब है वो कहता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट, तो कभी कभी मुझे 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहिब से ये बात साहिब कहता है। हिज आइज लाइटिंग अप, और ये कहते हुए उसकी आंखों में चमक दिखाई देती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. जब आपको कहीं कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाए तो आप उसे सर्च करना नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आपकी जो होप है उस सिक्के को पाने की वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. तो देखिए यही चीज़ दर्शाती है कि उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए तो जो गार्बेज को बिनना है, कूड़े को बिनना है, वो मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, बट बच्चों के लिए वो अमेजिंग थिंग है, वंडरफुल थिंग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप इन वंडर, फॉर द एल्डर इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो देखिए बच्चों के लिए तो वो रैप ऑफ वंडर है और एल्डर्स के लिए वो मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब standing by a fence gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. तो देखिए एक दिन क्या होता है, मैंने साहिब को देखा कि वो एक दीवार के पास खड़ा हुआ है और जो मेरे पड़ोस में एक क्लब है उसमें 2 लोगों को वाइट ड्रेस में टेनिस खेलते हुए देख रहा है। आई लाइक दैट गेम, तो वो कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और काफ़ी संतुष्ट है वो दीवार के पीछे से उसे देखते हुए। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड ही एडमिट्स, और वो स्वीकार भी करता है कि कई बार जब कोई वहाँ पर नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है वो मुझे झूला झूलने देता है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर द डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। तो देखिए साहिब ने भी ऐसे जूते पहने हुए हैं जो मतलब थोड़े उससे बड़े, मतलब अजीब से लग रहे हैं। टेनिस शूज़ पहने हुए हैं जो स्ट्रेंज लग रहे हैं, अजीब लग रहे हैं। उसकी जो डिसकलर शर्ट थी और शॉर्ट थी उसके नीचे, उसके ऊपर भी आप कह सकते हैं। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. तो देखिए उसने एक्सप्लेन करते हुए बताया कि ये जूते मुझे किसी ने दिए हैं। The fact that they are discarded shoes of some rich boy, तो ये किसी रिच बॉय के त्यागे हुए जूते थे, इसी तो बात साफ थी। Who perhaps refused to wear them because of a hole in of them. तो देखिए किसी ने उन्हें पहनने से मना कर दिया था क्योंकि उनमें से एक में एक होल था। डज़ नॉट मैटर हिम, लेकिन साहिब के लिए इसमें
कोई बड़ी बात नहीं थी, वो उसे उन्हें एक्सेप्ट कर रहा था और वो उसे अच्छे भी लग रहे थे। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, अगर कोई एक ऐसा इंसान हो जो नंगे पैर घूमता हो, इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, तो देखिए जूते अगर उसे मिल जाए खोल के साथ भी तो ऐसा लगता है जैसे उसका सपना पूरा हो गया हो। बट द गेम ही वॉज वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जितने ध्यान से वो उस गेम को देख रहा था, उत्सुकता से उस गेम को देख रहा था, वो उसकी पहुंच से दूर था। दिस मॉर्निंग, जैसे कि अनीस जंग बताती हैं कि कैजुअली वो उसको मिलती रहती हैं, अब अगले दिन किसी सुबह की बात बताती हैं। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, अब साहिब जो है मिल्क बूथ पर जा रहा है। इन हिज हैंड अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, कहता है कि मैं वहाँ पर सड़क के किनारे पर मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो उस तरफ दूरी पर इशारा करते हुए बताता है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, वो कहता है कि अब मुझे 800 रुपये मिलते हैं और सारे टाइम का खाना भी मिलता है। डज़ ही लाइक दिस जॉब, आई आस्क, तो मैंने पूछा कि तुम्हें वो जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी हैड लॉस्ट द केयर फ्री लुक, तो देखिए मुझे लगा, मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे पर से वो जो केयर फ्री लुक था ना, वो कहीं गायब था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, द बैग वॉज हिज, तो देखिए अब वो जो कैनिस्टर वो लेकर जाता है ना, वो उस प्लास्टिक बैग से काफ़ी भारी है। जो बैग था ना उसके कंधे पर, वो उसका खुद का हुआ करता था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ऑन द टी शॉप, और जो कैनिस्टर है वो उसी आदमी के हैं जिसकी वो टी स्टॉल है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, साहिब अब खुद का मालिक नहीं रहा है। तो देखिए स्टोरी है किस तरह से बताया गया है कि बच्चे जो हैं नंगे पैर रहते हैं, फिर भी वो काफ़ी खुश हैं, उसे अपना डायरेडिशन बताते हैं, कहीं ना कहीं अपनी पॉवर्टी को छुपाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की गई है कि किस तरह से जो लीडर्स हैं वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए उनके लिए राशन कार्ड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनकी खुद की अपनी कोई पहचान वहाँ पर नहीं है। तो देखिए एक और स्टोरी इसी के साथ जुड़ी हुई है जिसको हम पढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, तो देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टाइटल और नेक्स्ट स्टोरी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि मैं कार को ड्राइव करना चाहता हूँ। जो मुकेश है, जिसका नाम क्या है, मुकेश है। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंस, तो देखिए यहाँ पर जो मुकेश है वो अनाउंस करता है और वो कहता है कि मैं खुद का मालिक बनना चाहता हूँ, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैंने उससे पूछा क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, और वो मुझे जवाब देता है कि मैं कार को ड्राइव करना सीख लूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज़, वो सीधा मेरी आंखों में देख रहा था। His dreams looms like a mirage midst the dust of the street that fills his own फिरोज़ाबाद, तो देखिए उसके जो सपने हैं वो उसकी आंखों में बिल्कुल दिखाई दे रहे थे। वो धूल भरी जो गलियां थी फिरोज़ाबाद की, उसमें वो कहीं ना कहीं उनको पूरा करने की सोच रहा था। फेमस फॉर इट्स बैंगल, और फिरोज़ाबाद किस लिए फेमस है, अपने बैंगल्स के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज इन मेकिंग बैंगल, तो देखिए फिरोज़ाबाद की हर एक फैमिली, हर दूसरी फैमिली जो है बैंगल मेकिंग में एंगेज रहती है। इट इज़ द सेंटर ऑफ द इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस वेल्डिंग ग्लासेस मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन्स इन द लैंड इट सीम्स, तो देखिए ये जो परिवार हैं ये काफ़ी दिनों से इस काम में एंगेज रहते हैं। ये भट्टियों के आसपास काम करते हैं। फर्नेस मीन्स होता है भट्टियाँ, और वेल्डिंग, ग्लास को वेल्डिंग करने का काम करते हैं, बैंगल बनाते हैं, ठीक है, जो कि इस संसार में जितनी भी वुमेन हैं उनके हाथों में देखी जा सकती है। मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम, मुकेश का परिवार भी उनमें से ही एक है। नन ऑफ दैम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद द हाई टेम्परेचर, तो देखिए उनमें से कोई भी नहीं जानता है कि इस तरह की कंडीशन में, ग्लास फर्नेस में, इस टेम्परेचर में बच्चों के लिए काम करना इलीगल है, गैर कानूनी है। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, वो छोटी छोटी सेल्स वहाँ पर बनी हुई हैं जिसमें हवा नहीं है,
लाइट नहीं है, दैट द लॉ इफ enforce could get him all the 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। तो देखिए अगर नियम कानून को लागू कर दिया जाए ना, तो वहाँ से 20,000 बच्चे ऐसे निकलेंगे जो हॉट फर्नेस के आसपास काम करते हैं, उस अंधकार में काम करते हैं और अपनी आंखों की रोशनी को भी खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज अ वॉलेंटियर्स टू टेक मी होम। तो देखिए मुकेश चाहता था कि मैं उसके घर पर जाऊं, विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिबिल्ड। तो देखिए अपने घर के बारे में वो बताता है, कहता है कि हमने अभी रिबिल्ड किया है, फिर से बनाया है। वी वॉक डाउन स्टिंगी लैंस चोक्ड विद गार्बेज। तो मैं उसके साथ जाती हूँ, वहाँ पर जो गलियाँ थी वो काफ़ी पतली पतली थी, कूड़े से चौक हो रखी थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन्स होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। जो घर गुजर रहे थे, मैंने उन्हें देखा कि उनकी दीवारें जो हैं काफ़ी हिलती डुलती सी नज़र आ रही थी। वुबली डोर्स, और दरवाजे भी ऐसे ही थे जो काफ़ी कमज़ोर थे। नो विंडोज़, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल को एग्जिस्टिंग इन द प्रीमेवल स्टेट। तो देखिए वहाँ पर वो कहते हैं कि खिड़कियाँ भी नहीं थी और काफ़ी भीड़ भाड़ थी, और जो एनिमल्स थे और जो ह्यूमन थे वो सभी एक साथ रहते थे, जैसे कि पहले के टाइम में एक साथ रहा करते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। ऐसे ही, मतलब जैसे घर मैं अभी पीछे बता रही हूँ, ऐसे ही घर के बिल्कुल फ्रंट पर वो स्टॉप पर वो जाकर रुकता है। बैंग अ वुबली आयरन स्टॉल विद हिज फुट। और अपने पैर से वो आयरन के डोर को खोलता है। एंड पुशेस इट ओपन, और उसे खोल लेता है वो पुश करके। वी एंटर अ हाफ बिल्ड सैक इन वन पार्ट ऑफ इट। तो देखिए वो जो झोपड़ी थी या कॉटेज हम कह सकते हैं, झोपड़ी ही कहेंगे, वो अभी पूरी तरह से नहीं बनी थी, हाफ बिल्ड थी। वो रीबिल्ट उसे बोल रहा था, तो लेकिन वो हाफ बिल्ड थी। थैच्ड विद द डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट अ लार्ज वेसल्स ऑफ सीजलिंग स्पिनच लीफ। तो देखिए वहीं पर एक बड़ा सा बर्तन आग के ऊपर रखा हुआ था और पालक की पत्तियां उसमें उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल। और ज़मीन पर कुछ एक एल्यूमिनियम प्लेट्स रखी हुई थी, उसमें कुछ और कटी हुई सब्जियां रखी थी। अ फ्रिल यंग वूमैन इज कुकड द इवनिंग मील्स फॉर द होल फैमिली। घूंघट किए हुए एक औरत पूरी परिवार के लिए खाना बना रही थी। थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्ड। हालांकि उसकी आंखों में धुआं था, फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। शी इज़ वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। मुकेश के बड़े भाई की वो पत्नी थी। नॉट मच एल्डर इन ईयर्स। हालांकि वो एज में काफ़ी बड़ी नहीं थी। सी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज अ बहू द ड्यूटर इन लॉ ऑफ द हाउस। तो देखिए वो सभी की बातों को रेस्पेक्ट करती थी, बात को मानती थी एक बहू के रूप में। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन्स, यानी कि लोग थे वहाँ पर 3, और उनकी बातों को मानती थी। फॉर हर हस्बैंड मुकेश एंड डियर फादर। उसके हस्बैंड थे, मुकेश था और उनके पिता थे। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग हर वेल्स क्लोजर टू हर फेस। तो देखिए जैसे ही वहाँ पर एल्डर पर्सन आता है, एक एल्डर मैन आता है, एंटर करता है, तो वो क्या करती हैं, वो जो टूटी हुई दीवार होती है उसके पीछे चली जाती है और अपने फेस को घूंघट से ढक लेती है। वेल का मतलब होता है घूंघट। एज कस्टम डिमांड्स, ऐसा ही रिवाज होता है। ड्यूटर इन लॉज मस्ट वेल डियर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। क्योंकि जो बहुएँ होती हैं, ड्यूटर इन लॉज होती हैं, वो एल्डर मेल के सामने अपने फेस को घूंघट कर लेती हैं। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्प्रोविस्ड बैंगल मेकर। तो देखिए ये जो बड़ा इंसान आया था, एल्डर पर्सन आया था, वो बैंगल मेकर था। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर। तो देखिए काफ़ी कठिन परिश्रम उसने किया। पहले वो एक टेलर हुआ करता था, देन ए बैंगल मेकर। अब यहाँ पर बात हो रही है मुकेश के पिता की। फिर वो एक बैंगल मेकर हुआ करता था। He has failed to renovate a house, send his 2 sons to school। मतलब काफ़ी कठिन परिश्रम करने के बाद, टेलर होने के बाद, बैंगल मेकर होने के बाद भी वो अपने घर को रिनोवेट नहीं कर पाया, अपने बेटों को स्कूल नहीं भेज पाया। All he has managed to do is teach them what he knows
द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग। बस वो इतना ही मैनेज कर पाया कि जो आर्ट उसे आती थी बैंगल मेकिंग की, वो वही उन्हें सिखा पाया। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर मुकेश की ग्रैंड मदर कहती है उनका कर्म है, उनकी डेस्टिनी है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स, जिसने अपने खुद के हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा था इस ग्लास बैंगल्स को पॉलिशिंग करते हुए। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन सी इम्प्लाइज, उसने पूछा कि क्या ये गॉड गिवन लाइनेज जो है इसे तोड़ा जा सकता है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकिंग दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, तो देखिए उन्होंने इस कास्ट में जन्म लिया था, उन्होंने और कुछ चीज़ें देखी नहीं थी बैंगल मेकिंग के अलावा। इन द हाउस, घरों में बैंगल्स थी, यार्ड्स, आंगन में बैंगल्स थी, हर एक घर में बैंगल्स ही बैंगल्स नज़र आती थी। एवरी अदर यार्ड्स, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, मतलब हर जगह वहाँ पर बैंगल्स ही थी। Spirals of Bengal, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, मतलब जितने भी कलर्स होते हैं रेनबो में सभी कलर की बैंगल्स जो है वहाँ पर थी। लाइज इन द माउंड एंड अनकैम्प्ड यार्ड, तो देखिए वो उनके जो ढेर, उन चूड़ियों के जो है इतने सारे कलर की चूड़ियों के ढेर लगे हुए थे यार्ड में। आर पाइल्ड फोर व्हील्ड हैंड कार्ट, तो देखिए हैंड कार्ट जो थी हाथ से बनी हुई खींचने वाली जो गाड़ी थी उसमें भी उनके ढेर लगे हुए थे। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, तो देखिए जो टाउन थे वहाँ पर उनमें उन्हें सेल करने के लिए पतली पतली गलियों से यंग मैन जो थे वो उन्हें लेकर जाया करते थे। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mother welding pieces of the colored glasses into circle of bangles, तो देखिए वहीं पर कुछ और बातें बताई जा रही हैं कि जहाँ पर हट थी, झोपड़ियाँ थी, उसमें फ्लिकरिंग ऑयल लैंप जल रहे थे, कभी जल रहे थे कभी बुझ रहे थे। लड़के और लड़कियाँ बैठी हुई थी अपने फादर और मदर्स के साथ, और जो कलर्ड ग्लासेस थे सर्कल के उनसे बैंगल को उन्हें जो है एक साथ जोड़ रही थी, वेल्ड कर रही थी। Their eyes are more adjust to the dark than the light outside, देखिए उनकी आंखें इस तरह सेट हो चुकी थी कि वो अंधकार में भी अच्छे से काम कर लेती थी, दिन की रोशनी के अलावा वो अंधकार में अच्छे से काम करती थी। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults, और यही कारण था कि बड़े होने से पहले ही उनके आंखों की रोशनी गायब हो जाती थी। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैब पिंक ड्रेस, तो देखिए सविता नाम की एक लड़की बैठी हुई है जिसने पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी है। सिट्स अलोंग एन एल्डरली वुमेन, एक एल्डरली वुमेन के साथ वो बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, तो देखिए वो भी उन कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग ऑफ अ मशीन, बिल्कुल जैसे मशीन में एक टोंग लगा होता है, एक चिमटा लगा होता है, वो बहुत अच्छे से काम करता है, बिल्कुल वैसे ही वो कर रही थी। आई वॉन्डर्ड इफ़ सी नोज द स्टैनिटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प मेक्स, तो देखिए जब वो इसकी पवित्रता को जानेगी, कब जानेगी, वो कह रही है कि आई वॉन्डर्ड, मुझे मतलब इतना सरप्राइज होती हूँ, मैं इतना सोचती हूँ कि वो जब उसे पता चलेगा इन बैंगल्स की क्या कीमत है, क्या पवित्रता है। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, जिसको वो बना रही है वो इंडियन वुमेन का सुहाग कहा जाता है। अस स्पीशियसनेस इन मैरिज, कितनी शुभ होती हैं ये शादी में। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज़ ड्रैप्ड विद रेड वेल, और जब जानेगी वो इसकी पवित्रता को, या जो चीज़ वो बना रही है अभी उसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं है, बस एक बैंगल है और मीन्स ऑफ अर्निंग है, वो तब जानेगी जब उसके सिर पर लाल रंग का घूंघट ढक दिया जाएगा। यहाँ पर कहती हो जब उसके सिर पर लाल रंग का घूंघट ढक दिया जाएगा तब वो जानेगी। हर हैंड डाइड रेड विद हिना, जब मेहंदी से उसके हाथ लाल कर दिए जाएंगे तब वो इसकी पवित्रता को जान पाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोड इनटू हर वेस्ट, और जब उसकी कलाई में वो लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी। सी विल दैन बिकम अ ब्राइड, फिर वो एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकम
वन मैनी ईयर्स एगो, बिल्कुल उसी की तरह जैसे कि एक औरत उसके बराबर में बैठी है, वो काफ़ी साल पहले एक दुल्हन बनी थी। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके खुद के हाथों में चूड़ियाँ होंगी, बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आंखों में प्रकाश नहीं है। एक वक्त था, वो यहाँ पर जो है सी स्टिल मतलब वो बता रही है उस ओल्ड वुमेन के बारे में कि उसके हाथों में अभी भी बैंगल्स हैं, लेकिन अब उसकी आंखों में वो चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना नहीं खाया, वो कहती है अपना एक्सपीरियंस शो करती है कि एक वक्त भी शेर भर खाना हमने नहीं खाया, पेट भर के नहीं खाया कहने का मतलब है। सी सेज इन अ वॉइस ट्रेन ऑफ जॉय, मतलब उसकी जो आवाज़ थी उसमें बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। सी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, अपने जीवन भर में उसने एक समय भी पेट भर के अच्छे से खाना नहीं खाया था। दैट इज़ वॉट शी हैज़ रीड। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. तो देखिए उसका हस्बैंड है जिसकी लंबी सी दाढ़ी है, वो कहती है कि हम बेंगल्स के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। All I have done is make a house for the family to live. बस क्या किया है, अपने रहने के लिए, परिवार के लिए घर बनाया है। Hearing him, one wonder if she has achieved what many have failed in their लाइफ टाइम, मतलब उसने वो कर लिया है, जो एक घर बना लिया है इतना गरीब होते हुए भी, जो हर कोई नहीं कर पाता पूरे अपने जीवन में। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर एक छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन एनफ टू ईट, रिंग इन एवरी होम। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट, मतलब उनके पास और कोई जरिया ही नहीं है कि वो पैसे को कमा सकें, बस वो एक बैंगल मेकिंग का ही काम कर सकते हैं, उससे खाने के लिए पर्याप्त मिलता है और हर घरों में वो रिंग्स देखे जाती हैं। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ दियर एल्डर्स, जो यंग मैन है ना, अब के जो यंगस्टर हैं वो अपने बड़ों के ऊपर चिल्लाते हैं, इको मतलब चिल्लाते हैं, वो विलाप करते हुए चिल्लाते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, अब समय के साथ साथ थोड़ी चीज़ें मूव कर रही हैं, बदल रही हैं। इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नम्बिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, मतलब माइंड नम्बिंग का मतलब होता है दिमाग को थका देने वाला, जो इतना कठिन परिश्रम करते हैं ना वो, इससे क्या होता है कि वो दूसरे चीज़ों को सोचने की योग्यता को खो देते हैं, सपनों की देखने की योग्यता को खो देते हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इंटू द वीकियस्ट सर्कल ऑफ द मिडल मैन हु ट्रैप्ड दियर फादर्स एंड फोरफादर्स। तो देखिए मैं उनसे पूछती हूँ कि क्यों नहीं तुम एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते, कोऑपरेटिव बना लेते यंग मैन से, क्यों तुम इन बिचौलियों के चंगुल में फंसे हुए हो जिसमें तुम्हारे फादर और फोरफादर फंसे हुए थे। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम इकट्ठा होते भी हैं, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। तो पुलिस क्या करती है, हमें घसीट कर ले जाती है, मारा जाता है और हमें कुछ इलीगल करने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। वो ऐसी बात नरेटर को बताती हैं। देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, उनके बीच कोई लीडर ही नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा नहीं है कि चीज़ों को अलग तरीके से उन्हें दिखा सके। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी ऐसे ही अब थक चुके हैं, हार चुके हैं जैसे कि वो हार गए हैं। दे टॉक एंडलेसली in a spiral that move from poverty to apathy to greed एंड टू इनजस्टिस, मतलब इन सारी चीज़ों में, इनजस्टिस में, पोवर्टी में वो लोग अब फंस चुके हैं, वहीं पर फंस कर रह गए हैं। लिसनिंग टू दैम, उन्हें सुनने के बाद आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मतलब मुझे दो अलग अलग संसार नज़र आते हैं। वन ऑफ द फैमिली कोट इन द वेब ऑफ द पोवर्टी, कि ऐसे परिवार जो ऐसी गरीबी के चंगुल में फंसे हुए हैं। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, मतलब स्टिग्मा ऑफ कास्ट में फंसे हुए हैं, ये सोचते हैं कि हमारी जाति में लोग यही कर सकते हैं। इन विच दे आर बोर्न, जिसमें उनका जन्म हुआ है, यानी कि जिस काम के लिए वो जन्मे हैं वो उसी काम को करेंगे।
द अदर अ विकियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, और एक मैं देखती हूँ कि साहूकार्स किस तरह से उन्हें अपने चंगुल में फंसा रखा है। मिडल मैन ने, पुलिस ने, द कीपर ऑफ लॉज जो भी हैं, ब्यूरोक्रास्ट जो भी हैं, बिचौलिए हैं, और जो ब्याज पे पैसा देने वाले हैं, उन सब ने इन्हें अपने चंगुल में फंसा रखा है। और जो पॉलिटिशियन है वो उनकी हेल्प करते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द baggage on the child that he cannot put down before he is aware. He expects it as naturally as their father। मतलब उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें डाल दी गई हैं कि जो भी बच्चे हैं, जो उनके फादर काम करते थे वही काम उन्हें करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, मतलब इससे किसी की हिम्मत ही नहीं होती कुछ अलग हटके करने की। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन द मुकेश आई एम चीयर्ड, मतलब उसे वो कहती है कि मुझे काफ़ी खुशी होती है जब मैं मुकेश को देखती हूँ, वो चाहता है कि मैं इन सब चीज़ों से हटकर कुछ और करूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, और मुकेश कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। ही रिपीट्स, वो फिर से कहता है ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, और वो गैरेज जाएगा और वहाँ पर सीखेगा। बट गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैराज है वो उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, वो कहता है कि मैं पैदल चलकर चला जाऊँगा। ही इंसिस्ट्स, वो जिद करता है इस चीज़ के लिए। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम सपना देखते हो कभी प्लेन को उड़ाने का? ही सडनली साइलेंट, नो, वो एकदम से चुप हो जाता है, कहता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वो ज़मीन पर देखता रहता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट ही हैज़ नोट यट टर्न इनटू रिग्रेट, मतलब उसे पछतावा नहीं है, वो थोड़ा शर्मिंदा है लेकिन उसे पछतावा नहीं है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीम्स हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। तो देखिए, जो गाड़ियाँ उसकी गलियों में घूमती हैं, वो देखता है कि उस किस तरह से वो उन्हें उन्हीं की तरह अपने सपनों को पूरा करेगा। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर द फिरोज़ाबाद, और कुछ एरोप्लेन्स भी हैं जो उनके घर के ऊपर से उड़ते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ बच्चे उन एरोप्लेन से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन जो मुकेश है उसने निश्चय कर लिया है कि वो कार को चलाना सीखेगा, और ये सारी चीज़ें वो नैरेटर को बताता है। आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से आपको समझ में भी आ गई होगी। दोनों चैप्टर्स को हमने एक ही पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।